नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मटर की फसल से अधिक उपज लेने के लिए करें आवश्यक कार्य। पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और इसका समाधान। हमारे जिन किसानों ने दाने के लिए मटर की फसल लगाई है तो उन्हें इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। देखते हैं किसान भाई, प्रमुख दलहनी फसल जो मटर है, इसे तो सब्जी के लिए उपयोग करते हैं या दाल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ये रबी में हम देखते हैं कि रबी का जो सीज़न है, शरतकालीन सीज़न है, इसमें अच्छा उत्पादन के लिए और किसान की अच्छी आमदनी के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, मटर की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार बाधित होती है। तो आप किस तरह से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। खरपतवार की प्रबंधन की बात करें, हम देखते हैं किसान भाई, इसमें दलहनी फसल होने के नाते या तो बुवाई के समय हम इसमें फ्लूक्लोरेलिन जो बाशालिन नाम से आती है, उसकी 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई से पूर्व आपने खेत में छिड़क करके मिक्स कर दी होगी और उसके बाद बुवाई की होगी। यदि किसान भाई ये उपयोग नहीं किया है तब आपको इसमें निराई गुड़ाई करना आवश्यक है जहाँ पर खरपतवार लगते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के सकरी एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। निराई गुड़ाई में हम देखते हैं कि पहली निराई गुड़ाई लगभग 30 दिन की अवस्था पर निश्चित रूप से करें और दूसरी लगभग हम देखते हैं कि 45-50 दिन की जब फसल हो रही हो उस समय कर दें। 2 बार निराई गुड़ाई करने से एक तो फसल में हम देखते हैं कि वायु संचार भी जड़ों का बढ़ता है, जिससे कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर करके उपयोग करती है और हमारी मृदा की दशा सुधारने के साथ साथ में हम देखते हैं कि इसमें अच्छी स्वयं की भी मटर की वृद्धि होती है। सिंचाई की बात करें किसान भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है कि कभी कभी हम देखते हैं किसान भाई सिंचाई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी फसल सूख रही है। तो सबसे पहले यह बात आती है कि इसमें पर्याप्त नमी की दशा में ही इसको बोना चाहिए। रिच फरो मेथड में देखते हैं कि जो हमारी मेड़ हैं, जो उनके ऊपर हम बुवाई करें, इसकी 2 से 3 लाइनों की बुवाई करें और जब भी हमें जल की आवश्यकता लगती है कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता है, उस समय केवल फरों में हम सिंचाई करके फसल को सही वातावरण दे सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि खड़ी फसल में फूल आने की अवस्था से पहले यदि आवश्यकता हो, रिच फरो सिस्टम है तो बहुत आवश्यक है। दूसरी सिंचाई की जब बात आती है तो हम किसान भाई बात करते हैं कि जब फूल समाप्त हो जाए, फली बनने लगें या फली की वृद्धि अवस्था या दाने की वृद्धि अवस्था जिसे हम कहते हैं, उस समय आप इसमें सिंचाई अवश्य रूप से करें कि उस समय नमी की कमी होगी तो दाना छोटा बनेगा, फली का विकास सही से नहीं होगा। तो इसलिए किसान भाई ध्यान रखें कि उस समय जरूर रूप से सिंचाई। इसके बाद आती है उर्वरक प्रबंधन की बात करें हम तो किसान भाई, इसमें संस्तुति अनुसार आपने बुवाई के समय 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग किया होगा। परंतु हम देखें कि खड़ी फसल में यदि आपने सही तरीके से विकास लेना है तो इसमें या तो DAP का 2% का घोल का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि सोल्यूबल फॉर्म में आता है उसका भी आप 1 से 2% का घोल बना करके, जो NPK का आता है, वाटर घुलनशील करके आता है सोल्यूबल फॉर्म, उसको आप उपयोग करके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मटर की फसल को कुछ कीट और रोगों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब बात आती है किसान भाई कि ये प्रबंधन करने के बाद देखते हैं कि कहीं कहीं कीड़ों की बात आती है तो इसमें विभिन्न तरह के कीड़े लगते हैं, चाहे तना भेदक कीड़ा हो या पत्ती लीफ माइनर जिसे कहते हैं, वो पत्ती में सुरंग बना के पत्ती को खाता है, या देखते हैं कि इसमें जो जड़ के पास जो कीड़ा लगता है वो भी इसको प्रभावित करता है। तो इनके नियंत्रण के लिए या तो मेटासिस्टाक्स है, आप देखते हैं कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस तरह से 500 से 600 लीटर पानी लगेगा, आप किसका स्प्रे कर सकते हैं, या इमिडाक्लोपिड जो दवा है वो 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके इन कीड़ों को नियंत्रण किया जा सकता है। बीमारी की बात करें तो किसान भाई हम देखें कि इसमें या तो
पाउडर मिल्डी लगती है तो उसमें सल्फेक्स का उपयोग कर सकते हैं, और अन्य जो बीमारियां लगती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बेंडाजिम जो दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए, 500 लीटर पानी लगेगा, निश्चित रूप से सही होगा। या ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है वो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी विभिन्न तरह की बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से हम मटर से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की। किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन तो करते हैं, लेकिन वे इसमें आने वाली दुग्ध ज्वर जैसी समस्याओं को नहीं पहचान पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इस तरह की समस्या का समाधान किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं डॉक्टर भूषण कुमार सिंह से। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के बारे में, जो कि हमारे दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। और ये हमारे दुधारू पशुओं गायें हैं, उसमें प्रसव के तुरंत बाद होने का खतरा बनता है। ये बीमारी या तो प्रसव के कुछ ही घंटों के बाद या मुख्यतः 1 से 2 दिन के भीतर में होती है। और इसका जो मुख्य कारण होता है, मुख्य कारण ये होता है कि अगर क्या होता है, पशुपालक भाई जो तुरंत अभी प्रसव हुआ है उस गाय का अगर कंप्लीट मिल्किंग कर देते हैं, संपूर्ण दूध निकाल लेते हैं, तो इस परिस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और ये मिल्क फीवर बनने का कारण बनता है। भैंस गायों में होने वाला एक रोग है जो अक्सर ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को ब्याने के कुछ घंटे या दिनों बाद होता है। ये रोग पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सामान्यतः ये रोग भैंस गायों में 5 से 10 वर्ष की उम्र में अधिक होता है। आमतौर पर ये रोग पहली ब्यांत के बाद होता है। दुग्ध ज्वर बीमारी के लक्षण। इस रोग के लक्षण पशु के ब्याने के 1 से 3 दिनों तक प्रकट होते हैं। इस रोग से ग्रसित पशु बेचैन रहता है। मांसपेशियों में कमजोरी आ जाने के कारण पशु चल फिर नहीं पाता। पिछले पैरों में अकड़न और आंशिक लकवा की स्थिति में पशु गिर जाता है। उसके बाद गर्दन को एक तरफ पीछे की ओर मोड़कर पशु बैठा रहता है। दुग्ध ज्वर बीमारी से ग्रसित पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव पशु के दूध उत्पादन पर पड़ता है। इसका जो मुख्य लक्षण है वो लक्षण यह है कि इस कंडीशन में पशु जो होता है बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। इसके अलावा वो कांपने और लड़खड़ाने लगता है और वो खड़े रहने में भी असमर्थ हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि पशु सीने के बल पर फर्श पर बैठ जाती है और अपने गर्दन को एक तरफ मोड़ लेती है। तो अगर इस तरह से अगर कोई लक्षण हमारे किसी गाय में दिखे जो कि जिसका कि प्रसव तुरंत हाल में हुआ हो, 1 से 2 दिन के भीतर में हुआ हो, समझ जाना चाहिए कि ये मिल्क फीवर हो चुका है। इसमें जो होता है कि वो शरीर का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, या तो तापमान सामान्य बना रहता है या कुछ डिग्री घट जाती है। तो ये सब मुख्य लक्षण है जिससे कि पशुपालक भाई पहचान सकते हैं कि हमारे पशु को कहीं मिल्क फीवर तो नहीं हो गया है। पशुपालक भाइयों, अभी आपने पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या के लक्षणों के बारे में जाना। अब इस समस्या के समाधान के लिए समय रहते पशु का उपचार कैसे करवाएं और बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वो इस प्रकार से हैं। तो ये पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है कि प्रसव के बाद कुछ दिनों तक अपने पशुओं को खासकर अच्छे से ध्यान रखें, जिससे कि वो मिल्क फीवर ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसका संपूर्ण दूध अब गाय से ना निकाले। 10 से 15 दिनों तक उस कंप्लीट मिल्किंग नहीं करना चाहिए, जिससे कि शरीर में कैल्शियम की कमी ना बने। पशुओं को दुग्ध ज्वर रोग से बचाने के उपाय। गर्भित पशु को उच्च गुणवत्ता वाला खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम रोज खिलाएं, लेकिन ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व से पशु को कम कैल्शियम खिलाना चाहिए। यदि किसी पशु को पिछली ब्यांत में ये रोग हो चुका है तो बचाव के तौर पर ब्याने के तुरंत बाद कैल्शियम का टीका लगवाएं। पशु चिकित्सक की देखरेख में अनआयनिक लवण ब्याने के 1 सप्ताह पूर्व खिलाना शुरू करने से
इस रोग से बचाव किया जा सकता है। इसके जो बचाव के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है कि इसके जो तैयारी होती है वो गर्भावस्था के समय से ही शुरू हो जाती है, और गर्भावस्था में जब ये लास्ट ट्राइमेस्टर में आती है तो उसके बाद बहुत गाय को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसमें करना ये पड़ता है पशुपालक भाइयों को कि जब प्रसव में 1 से 2 महीना का समय बचे तो उस समय में वो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि पशुपालक भाई आस्ते आस्ते करके दूहना बंद कर दे और गाय को कंप्लीट ड्राई कर दे लास्ट के 1 से 2 महीने के लिए, और लास्ट महीने में मिनरल मिक्सचर का जरूर सेवन करवाएं अपने गायों को, और कैल्शियम की मात्रा दें। जो कैल्शियम की मात्रा है मिनरल मिक्सचर में वो 100 ग्राम है, तो गर्भावस्था के अंतिम समय में 100 ग्राम से ज़्यादा कैल्शियम नहीं देना चाहिए गायों को। प्रसव के कुछ दिनों तक उनको हमेशा सचेत रहना, और अपने जो गाय में मिल्क फीवर का लक्षण है उस पर हमेशा ध्यान रखें, और लक्षण दिखने के तुरंत बाद जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसका इलाज कराएं। तो इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि इसके लक्षण दिखने के तुरंत बाद पशु चिकित्सक से संपर्क करें, ना कि अपने से कोई भी इलाज शुरू कर दें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है तथा न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी रबी की खड़ी फसलों में सिंचाई न करें। सरसों की फसल में मोइला कीट के प्रकोप होने पर मिथाइल डेमेटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें। स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। बैगन की फसल में फल एवं तना छेदक लट के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित फलों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर दें। साथ ही फल बनने पर कार्बारेल 50 WP 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। दवा छिड़कने एवं फल तोड़ने में 7 से 10 दिन का अंतर रखें। मटर की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो एसीफेट 75 SP 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर में पर्णकुंचन एवं मोजेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही रोग का प्रसार रोकने के लिए मिथाइल डेमेटोन 25 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिगरा, जिला जोधपुर के कृषक रोशन लाल ने। आप समन्वित खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रोशन लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली समन्वित कृषि जो माना जाता है जिसमें कि अलग अलग कंपोनेंट का खेती से रिलेटेड मतलब मछली से रिलेटेड अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ
फार्मिंग करने को समन्वित कृषि कहते हैं। खासकर मत्स्य आधारित जो समन्वित कृषि होती है, इसमें मत्स्य पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गौ पालन, सुअर पालन सभी को एक साथ मछली पालन के साथ साथ करना होता है। अगर उससे करते हैं तो फायदा इसमें अनेक हैं, और अनेक का बोला जाए तो इसमें होता है क्या कि एक कंपोनेंट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए यूजफुल हो जाता है, जिसके कारण कि एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है। जो आपका वेस्ट निकल रहा है उसको कहीं कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, बाहर नहीं जाता है, उसको आप दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका रिस्क कम हो जाता है कि अगर हमको किसी एक कंपोनेंट से किसी तरह की बीमारी हो गई या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण हम उस कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो हम नहीं ले पाते हैं, तो लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास है वो हमें सहायता करता है कि कंपनसेट करने के लिए दूसरे कंपोनेंट से जिससे कि हमको हानि हो रही है। इसलिए समन्वित कृषि आज के समय की भी मांग है। अगर प्रदेश के किसान धान की खेती के साथ मछली पालन करें तो निश्चित ही सीमांत और लघु किसानों की रोजी रोटी का पुख्ता इंतजाम हो सकता है। धान संग मछली उत्पादन करके किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। प्रदेश के क्षेत्र जहां वर्ष भर पानी की व्यवस्था रहती है, वहां धान संग मछली उत्पादन की समन्वित प्रणाली के तहत 2 फसलें खरीफ एवं रबी में मछली की एक फसल आसानी से ले सकते हैं। धान सह मछली पालन का चुनाव करते समय इसका ख्याल रखना चाहिए कि भूमि में ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने की क्षमता होनी चाहिए, सिंचाई के साधन मौजूद होने चाहिए। इस प्रकार की खेती सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक उन्नति और प्रगति में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें मत्स्य आधारित जो मत्स्य पालन है, इसमें सबसे अच्छा जो कंपोनेंट माना जाता है वो है बत्तख पालन का। बत्तख पालन से क्या होता है कि बत्तख जब तालाब में रहती हैं तो उनके जो चलने के कारण पैर के जो मोशन होते हैं उसके कारण तालाब में एरेशन होते रहता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में बढ़ जाती है। तो मछली का ग्रोथ जो कि ऑक्सीजन और खाना इस दोनों पर डिपेंड करता है, उसमें मछली के ग्रोथ में जो ऑक्सीजन बढ़ती है बत्तख के कारण, उसके कारण उसके बहुत फायदा होता है। तो इस कारण से बत्तख पालन और मछली पालन इन दोनों का समन्वित कृषि जो है वो बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर हर वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15,000 से 18,000 अंडे तथा 500 से 600 किलोग्राम बतख के मांस का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की जरूरत। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। इसके साथ साथ मुर्गा पालन में मुर्गा का जो बीट्स होता है, जो उसका फिकल बिटर होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मात्रा में मिलती है। तो अगर मुर्गे के जो बीट्स होते हैं, जो फिकल बिटर है, उसको हम लोग यूज करें अगर अपने तालाब में, मछली के तालाब में, उससे हमें प्राकृतिक भोजन जो मछली को मिलती है उसका उत्पादन बहुत ही अच्छे से अच्छा तरीके से होता है, ज्यादा होता है, तो मछलियों को खाने में दिक्कत नहीं होती है। मछली पालन के साथ मुर्गी पालन व्यवसाय लाभप्रद है। इस तकनीक के अंतर्गत मुर्गी की पोल्ट्री लीटर, विष्ठायुक्त भूसा, मछली पालन पोखर में खाद के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार के मत्स्य पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई अलग से खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है और न ही पूरक आहार देने की जरूरत। मुर्गी सह मछली पालन से प्रति हेक्टेयर हर साल लगभग 2000 से 2500 किलोग्राम मछली, 60,000 से 72,000 तक अंडे तथा 550 से 600 किलोग्राम मुर्गी का मांस प्राप्त होता है। तीसरा चीज है जो कि पुराने जमाने से चली आ रही है, गाय के साथ। गाय का गोबर हम लोग तालाब में यूज करते हैं प्राकृतिक भोजन के लिए। यहाँ पर भी हम लोग गाय के साथ मत्स्य पालन करें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ खेती के भी अलग अलग कंपोनेंट हैं जिसको कि हम मत्स्य पालन के साथ यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है एक है केला का। केला का फार्मिंग अगर हम जैसे ही मत्स्य पालन के जो डाइक है, जो बांध है, उस पर अगर हम करते हैं तो उससे हमारे केले के जो पौधे हैं वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा तंदुरुस्त, ज़्यादा फलदायक होते हैं और साथ ही हमारा बांध का जो यूज होता है वो अच्छे से हो सकता है। इसके साथ साथ पपीता भी एक अच्छा कंपोनेंट माना जाता है जिसको कि कर सकते हैं। साथ ही माना जाता है कि जो तालाब का जो स्लोप होता है, उस स्लोप पर लत्तेदार जो
सब्जियां होती हैं, उस लत्तेदार सब्जियां का पालन कर सकते हैं। और दूसरे जो बाहर वाले जो स्लोप होते हैं वहां पर हम लोग अरहर की खेती करते हैं। तो और बीच वाले बांध पर किसी फलदायक पेड़ की, जिसमें कि फल है, केला है, पपीता है, इसकी खेती। तो इस तरह से अगर हम सभी सारे जगह का उपयोग, एक एक जगह जो हमारे तालाब के जो बचे हुए उपयोग जगह हैं उसको उपयोग करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी मछली पालन के साथ अन्य व्यवसाय जैसे बकरी पालन, सूकर पालन, पशुपालन, खरगोश पालन आदि किया जा सकता है। साथ ही खेत की मेड़ों पर पुष्पों, फलदार पौधों, वानिकी वृक्षों को लगाकर भी अधिक आमदनी कमाई जा सकती है। अगर एकीकृत मछली पालन के लाभ के बारे में बात करें तो लागत में कमी आती है, जोखिम कम रहता है, कम जगह में उत्पादन ज्यादा मिलता है, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने का जरिया मिल जाता है। आप भी एकीकृत मछली पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कैसे लें गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन। फूलगोभी की फसल को कीट और रोगों से बचाने के उपाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।